हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, यानी कि इसमें कौन सी खास बातें हैं इस चैप्टर्स में, सिर्फ वही पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है? जैसा कि आपको पता है कि लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन होता है। इसको हम अलग अलग अर्थों में जानने की कोशिश करेंगे, मतलब उसका वही होगा। वैसे देखो, एक परिभाषा में अगर देखें लोकतंत्र का मतलब, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या मतलब होता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग, यानी कि हम अपने प्रतिद्वंदी को चुनते हैं, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन या लोगों का शासन। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम अपने पसंद के प्रतिद्वंदी को चुन पाते हैं इसके अंदर, इसलिए लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। फिर है लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं मैंने आप ये पर्पल में कलर में आपके लिए कलर कर दी है अंडरलाइन में, तो उसको अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टोरी को जानेंगे। फर्स्ट है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। इसमें आपको अपना रजिस्टर ले लेना है और जो ये पॉइंट बना रखे हैं ग्रीन से अलग, यहाँ तक तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और ब्लू से यहाँ तक सेकंड, यहाँ से फिर थर्ड, ऐसे करके आपको लिखना होगा। तो अब पढ़ते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। ये बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान का टॉपिक है इसके अंदर, तो उधर कैसा शासन है उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पर सैनिक शासन भी है, वहाँ लोकतंत्र भी है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैसे सैनिक शासन ही रहता है, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। ठीक है, तो 1999 का समय था जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई करी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, जो सरकार लोकतांत्रिक ढंग से यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई थी, उसको क्या करा उन्होंने? उसको उखाड़ फेंका। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। ठीक है, तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर लिया, पहला पॉइंट हो गया ये। उन्होंने क्या करा? लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया उन्होंने। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है आपको? बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। और फिर क्या करा? खुद को बोल दिया कि मैं हूं राष्ट्रपति, अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया, और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा दिया। फिर जनता के द्वारा फिर जनमत संग्रह कराया गया और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। उन्होंने बोला लोगों ने कि ये जो जनमत संग्रह कराया गया है एक धोखाधड़ी के तौर पे कराया गया है, और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी की गई है। किसने करवाई थी गड़बड़ियां? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। फिर क्या हुआ? अगस्त 2002 आया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिया,
और उसके तहत उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। ठीक है, तो यह है परवेज मुशर्रफ ने ऐसा करा था। जो ये इसके बाद का पॉइंट यह है, इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। तो प्रतिनिधियों को भी अधिकार मिल गए, पर सर्वोच्च सत्ता किसके पास आ गई? सेना के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। ठीक है, तो इनकी स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो आपने क्या जाना कि पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्ता पलट करा और डेमोक्रेसी की सरकार यानी कि लोकतांत्रिक की सरकार को उखाड़ फेंका, और सन 2002 में जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल बढ़वा लिया, और पहले से ही वो राष्ट्रपति बन गए थे। और मीडिया और मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप भी लगाया कि उन्होंने जो जनमत संग्रह कराया है ये एक धोखाधड़ी है। बाद में क्या और बड़े पैमाने पर यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है। पर परवेज मुशर्रफ ने सन 2002 में क्या करा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी कर दिया और पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। उसके बाद में सर्वोच्च सत्ता किसके पास आ गई? सेना के पास और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। ठीक है, यहाँ हम जानेंगे, इतना तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। और ये जो अंडरलाइन है यहाँ पर, इसका मतलब है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। किसके द्वारा? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क के बारे में था। मेन बात यह है, लीगल फ्रेमवर्क में क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको। ये विशेषताएं लिखी है वो बाद में देखेंगे हम। फिर है नेक्स्ट, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। वो तो हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। अब है चाइना के बारे में। चीन की संसद को आपको नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना है। चीन के बारे में है, चीन की संसद को क्वांगुओ रैमिन दाइवियाओ दाहुई कहते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जन संसद। पहला पॉइंट हो गया। चीन की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन संसद, जो चाइनीज में यहाँ लिखा हुआ है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। हर 5 साल बाद चीन की संसद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, और ये जो संसद है राष्ट्रपति चुनता है इस देश का, यानी कि चाइना का। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, और 3000 सदस्य कहाँ से आते हैं? पूरे देश से आते हैं। और कुछ सदस्यों का चुनाव कौन करती है? चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। जब चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये सब आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है। 2002 से 3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। जब सन 2002 और 3 था तो उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को और कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिल पाई थी। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, और हमेशा क्या होता है? सरकार किसकी बन जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ये है चाइना के बारे में। और जैसा अपने पाकिस्तान के बारे में जाना ऊपर, क्या ये लोकतांत्रिक सरकार है या कौन सी सरकार है? तो सैनिक शासन कहते हैं उसको। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जनता
मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की बन पा रही है। ठीक है, तो ये तो चाइना के बारे में है। फिर है 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। अब ये मैक्सिको के बारे में पढ़ेंगे आप, वहाँ पर क्या होता है। पहले हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, फिर हमने चाइना के, अब मैक्सिको के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल बाद राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं रही है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, जिसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है हमेशा। कौन सी पार्टी को जीत मिलती है हमेशा वहां पर मैक्सिको में? PRI। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। कुछ भी करना पड़े PRI पार्टी को उसे जीतना ही होता था। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था, और जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं उनको पार्टी की बैठक में जाना ही होता था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे, और जब वहाँ के जो टीचर्स थे, गवर्नमेंट टीचर, अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलते थे कि आपको PRI पार्टी को ही वोट देना है। क्या ऐसा होता है लोकतंत्र में? ऐसा नहीं होता है ना। तो मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। तो मीडिया जो थी, अब इतनी पावर थी PRI पार्टी में, तो मीडिया को भी क्या करना पड़ता था? उनकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता था। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। कई बार क्या होता था, एक अंतिम क्षण में, लास्ट टाइम में ही मतदान केंद्र जहाँ पर वोटिंग करी जाती है उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते थे। कई बार लोग वोट ही नहीं दे पाते थे फिर। और PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी, और जो PRI पार्टी थी मैक्सिको की, अपने चुनाव प्रसार में भी पैसा बहुत खर्च करती थी। तो ये एक थी कहानी मैक्सिको की PRI पार्टी की। ये तो विशेषता है, अभी हम देखेंगे बाद में। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश के अंदर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिया जाता है, और एक व्यक्ति के एक वोट का एक ही मोल है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी कि बहुत से कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं होता, उनको वंचित रखा जाता है। जैसे कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। तो एस्टोनिया में क्या हुआ है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जो रूस के माइनॉरिटी के लोग, यानी कि रूस में जो कम संख्या में लोग रहते हैं, जो समाज है वहाँ का कम, उनको मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ये है रूस की कहानी। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी वोट नागरिक के वोट से ज़्यादा है। और फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी कि जो फिजी नागरिक भारत में रहते हैं उनसे ज़्यादा महत्व है फिजी के मूल वासियों का, जो वहाँ पर ही रहते हैं। उनके वोट का महत्व ज़्यादा है उन फिजियों से जो इंडिया में रहते हैं। ठीक है,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ स्टोरी। वैसे तो हमने पढ़ा है पाकिस्तान के बारे में, चाइना, मैक्सिको और ये कुछ अपवाद जहाँ पर वोट देने का अधिकार बहुतों को नहीं हो पाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कानून का राज, यानी कि जिम्बाब्वे में कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे की स्टोरी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। तो वहाँ पर जिम्बाब्वे में किसका राज था? अल्पसंख्यक गोरों का राज था, यानी कि अंग्रेजों का राज था। थोड़े कुछ अंग्रेज थे जो जिम्बाब्वे पे अपना शासन चलाते थे। तो 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिल गई जिम्बाब्वे को। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज था, यानी कौन सी पार्टी का राज था वहाँ पर? जिम्बाब्वे पर जानू पीएफ, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, जिसने समझ लो देश के आज़ादी दिलवाने में देश को उसने काम किया था। जैसे कि इंडिया में कांग्रेस ने करा है, वैसे ही जिम्बाब्वे में जानू पीएफ ने करा था। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। और उसके जो नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, जो आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे जब जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था। चुनाव नियमित रूप से होते थे, मतलब हर जब टाइम होता था तो चुनाव हो जाते थे। और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। हमेशा कौन जीतता था? जानू पीएफ दल ही जीत जाता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। वो लोकप्रिय, मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे, वो बहुत लोकप्रिय थे, फिर भी वो चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे जीतने के लिए। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। और आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने क्या करा? संविधान में बदलाव करा, संशोधन कर करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दी और उसकी जवाबदेही को भी कम कर दिया। विपक्षी यानी कि राष्ट्रपति किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा कर दिया उन्होंने। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, और विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता थे उनको परेशान किया जाता था। जैसे कि बीजेपी की सरकार है अभी इंडिया में, और विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है। सपोज करो उनको तंग किया जा रहा है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। तो वैसे ही वहाँ पर जानू पीएफ नाम की पार्टी दूसरे विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान करती थी। उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। और ये भी, अगर विपक्षी दल जो होते थे अगर वो कोई प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था, और एक ऐसा भी कानून बना दिया था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था कि राष्ट्रपति की ज्यादा आलोचना नहीं की जा सकती है। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। और टेलीविजन पे किसके बारे में दिखाया जाता है? टेलीविजन में सिर्फ जानू पीएफ पार्टी के बारे में ही। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। अखबार तो स्वतंत्र थे, यानी कि कुछ भी छाप सकते थे, पर वहाँ पर पत्रकारों को यानी कि रिपोर्टर्स को मना किया जाता था, परेशान किया जाता था कि वो सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और सरकार ने ऐसे अदालती फैसलों की भी परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उन्होंने अपनी मनमानी करी और उसने जजों पर दबाव भी डाला। और जजों पर क्या करा? दबाव भी डाला करते थे सत्ता वाली पार्टी वाले, है ना। तो 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, पर एक ऐसा समय आया जब राष्ट्रपति मुगाबे को 2017 में पद से उनके हटा दिया गया था। क्या ऐसा कोई लोकतंत्र होता है? तो ऐसा लोकतंत्र नहीं होता है। अभी हम विशेषता में भी जानेंगे। लोकतंत्र की विशेषता ही जान लेते हैं अब पहले, जो आपके बताई थी।
तो यहाँ से स्टार्ट होती है लोकतंत्र की विशेषताएं। आप अपने रजिस्टर पे राइट डाउन कर सकते हैं। ये तो है लोकतंत्र का अर्थ या परिभाषा। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों को चुनाव करती है। तो ये हो गया इसका अर्थ। जैसा कि हमें पता है जनता शासकों को चुनती है। अब विशेषता की बात करते हैं। विशेषताएं कहाँ पर हैं? फर्स्ट विशेषता आप लिखो। फर्स्ट विशेषता ये है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो पहली विशेषता लोकतंत्र की है कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कि जो जनता चुनती है जो प्रतिनिधि को, उसी को अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। तो लोकतंत्र की ये पहली विशेषता है। सेकंड विशेषता आप लिख सकते हैं ये। सेकंड विशेषता ये है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। तो जो और सेकंड लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। यानी कि बराबर बराबर जीत हार के अवसर हो। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए लोकतंत्र। तीसरी विशेषता लोकतंत्र की है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होता है, हर एक व्यक्ति का, वयस्क व्यक्ति यानी कि 18+ ठीक है, का एक वोट होना चाहिए सबका, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, सबकी वैल्यू समान होनी चाहिए। फोर्थ है लोकतंत्र की विशेषता का फोर्थ पॉइंट है, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है? एक लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है? जो सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है। जो लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है? जो संवैधानिक कानून, जो संविधान में लिखे गए कानून है और उनके अनुसार ही काम करती है, और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो सरकार काम करती है वही लोकतांत्रिक सरकार है। अब एक और विशेषता देख सकते हो। विशेषता तो काफी दे रखी है। जैसे कि लोकतंत्र सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, बार बार लिखा हुआ है। परिभाषाओं का सारांश दे रखा है इसमें। यहाँ भी देख सकते हैं कैसा होता है लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। इसमें चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर, इनके विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। तो ये पॉइंट है लोकतंत्र के बारे में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र के तर्क के खिलाफ तर्क, यानी कि लोकतंत्र की आलोचना किस मुद्दे पे आप कर सकते हो? तो लोकतंत्र की आलोचना ऐसे हो सकती है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हमें पता है हम जिसको पसंद करते हैं उसको चुनते हैं हर 5 साल में। तो वही कह रहे हैं लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता पैदा होती रहती है, और कई बार हम उनको बीच में से भी हटा सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। और लोकतंत्र का मतलब क्या बताया गया? राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है।
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है कि चर्चा करते करते बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ध्यान में रखा जाता है लोगों की बातों को भी, कुछ नेताओं की बातों को भी आपस में बातचीत करनी पड़ती है फैसलों के लिए। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। चुने हुए जो नेता है उनको यही नहीं पता होता कि लोगों के हित क्या हैं। इसके चलते खराब फैसले होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, फिर मतलब लोगों की से कई बार जो लोग चाहते भी नहीं वो काम करते हैं वो। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। लोकतंत्र में पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है, पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं नेता। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो सामान्य लोग जो हैं उनको यही नहीं पता होता कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उनको किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो यह है लोकतंत्र की एक खिलाफ, यानी कि लोकतंत्र की आलोचना थी। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र की तारीफ कैसे कर सकते हैं आप, या विशेषता क्या हो सकती है। लोकतांत्रिक पहला पॉइंट है इसका कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है ये, यानी कि विशेषता या उसको क्यों मान सकते हो लोकतंत्र अच्छा है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति कैसी है, दूसरों से बेहतर है। क्यों है, क्योंकि अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यहाँ पर आप कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हो सरकार से, सरकार को आंसर देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट लिखोगे आप इसका, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या करता है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड विशेषता है, यानी कि पक्ष में तर्क है थर्ड, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र क्या करता है, मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध भी करवाता है कि आपस में मतभेद ना हो, टकराव ना हो। लोकतंत्र और फोर्थ है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि सबको वोटिंग करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो लोकतंत्र में वोट देने से वंचित रह जाए, जिससे लोगों के या लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान इस वजह से बढ़ा देता है, यानी कि इससे लोगों का सम्मान बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। अगर हमने किसी एक को चुन लिया तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे नेता को चुन सकते हैं। अगर वो गलत काम करता है या ठीक प्रकार से शासन नहीं करता तो हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतंत्र का वृहद अर्थ, यानी कि बड़े अर्थ में लोकतंत्र क्या है। आपको यही पॉइंट लिखना है जो मैंने आपको बताया है, यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी के बेस पे आपको क्या करना है, आंसर लगाने हैं और सभी क्वेश्चंस आंसर करने हैं। और शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।